अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। मेरे पास अभी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, 1-2 और नॉवेल्स आ गए हैं और कल मैं बैठी सोच रही थी कि जब ये नॉवल ख़त्म होंगे तो फिर मैं कौन-सा स्टार्ट करूँगी। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई और दरमियान में ही कोई ना कोई नॉवल आ गया। चलो ख़ैर, कोई बात नहीं। अब सफ़र मन का मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको अगली 2-3 एक साथ में इसको ख़त्म करें और फिर एक ही दफ़ा आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाए। जिनको अच्छा लगे इसको पढ़ सकते हैं, नहीं पसंद आया तो कोई मसला नहीं, अपनी-अपनी पसंद होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सफ़रमन मानूर अहमद, किस्त नंबर 6। फिर से बता रही हूँ कि 2-3 दिन तक आई होप सो कि मैं इसको ख़त्म करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। और अगर हम कभी फ़ेसबुक के ऊपर या कहीं और पब्लिश नहीं कर पाते या पोस्ट नहीं कर पाते तो आपको फिर भी पता हो कि ये वाली वीडियो आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। दोपहर के खाने के बाद लकी हवेली में बिल्कुल सन्नाटा था। सब खा पी कर अपने-अपने कमरों में आराम करने लगे थे। मुलाजमाएं भी जरा सस्ताने की ख्वाहिश से इधर-उधर सिरक गई थी। जुलाई की गर्मी ने सबका बुरा हाल कर रखा था। गर्म लू के थपेड़े वजूद झुलसाने के दर पे थे। ऐसे में गांव के लोग भी दरख्तों तले चारपाइयां डाले आराम कर रहे थे। चरिंद परिंद भी कहीं दुबक कर बैठ गए थे। हर तरफ सन्नाटा था, मगर वो थी जिसके अंदर सन्नाटा नहीं। एक जंग थी। एक जंग छिड़ी हुई थी, ऐसी जंग जो वो खुद से लड़ रही थी और थक रही थी। हर हथियार उसे ही जख्मी कर रहा था। एक तरफ उसका ज़हन बीबू जी के सवाल में अटका हुआ था। क्या कर सकती हूँ बाकर ज़मान के लिए? हालाँकि उन्होंने जवाब दे दिया था, मगर जाने क्यों उसका अपना दिल भी अभी भी मुतमईन नहीं था उस जवाब से। बार-बार उसका ज़हन उलझ उलझ रहा था। दूसरी तरफ बाकर ज़मान का नंबर बन जा रहा था। वो 1-2 बार बीबू जी से फ़ोन माँग कर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर चुकी थी और बीबू जी से फ़ोन माँगने की हिम्मत उसमें थी। लेकिन वो ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकती थी। उसे हर हाल में एक बार बाकर ज़मान से बात करनी थी। उसके अंदर एक बहुत खतरनाक लावा पक रहा था। वो ज़हनी बेहंगम सोचों से उकता कर कमरे से निकली, सीढ़ियाँ उतरी, सेहन अबूर किया और बरामदे में रुक गई। सामने दरख्त का कमरे का दरवाज़ा कदरे खुला था। शनाया ने बीबू जी के पास जाने का इरादा तर्क किया और सामने कमरे की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर दरवाज़ा खोल न सकी। उसे अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी, या शायद ये अमल उसकी ईगो के खिलाफ था। चंद एक बार के इस अमल के बाद उसने मजबूरन दरवाज़ा नॉक किया, आहिस्ता से, फिर खोला, अंदर दाखिल हुई और दरवाजे के करीब ही रुक गई। तभी आमना ने मुड़कर देखा। खुशगवार हैरत से उसका चेहरा खिला। अरे शनाया, तुम वहां क्यों रुक गई? आगे आओ। आमना का अंदाज ऐसा था जैसे शनाया से बरसों की जान पहचान हो। हालांकि वो पहली बार शनाया से मुखातिब हुई थी। शायद उसकी नेचर ही ऐसी थी, खुश मिजाज, खुश गुफ्तार। फोन चाहिए था मुझे। शनाया ने आने का मुद्दा बयान किया, जो उसे शर्मिंदा कर रहा था। चेहरा भी लटक गया था। ये उसका मिजाज नहीं था। फोन मेरे पास तो नहीं होता। उसने स्त्री को आयरन स्टैंड पर खड़ा किया और पूरी तरह शनाया की तरफ मुतवज्जो हो गई। यस आई नो, आपके हस आई मीन आपके शौहर का। शनाया को मुनासिब अल्फाज तलाश करने में मुश्किल पेश आ रही थी। अच्छा अच्छा, वो पड़ा है, ले लो। आमना ने उसकी मुश्किल आसान की। शनाया ने उसे तशक्कुराना अंदाज में देखा, आगे बढ़ी और फोन उठा लिया। स्क्रीन रोशन की और नई मुश्किल में फंस गई। वो लॉक्ड था और पासवर्ड नासिर ही बता सकता था। शनाया ने मायूस होकर फोन वापस रख दिया और मुड़ के दरवाजे की तरफ बढ़ा। क्या हुआ शनाया? बात क्यों नहीं की? आमना के मुखातिब करने पर रुक गई। समझ ना आया क्या जवाब दे। अगर वो बता भी देती कि पासवर्ड का नहीं पता तो कौन सा आमना को समझ आ जानी थी। शनाया ने सोचा। इस कश्मकश में कुछ वक्त आगे सिरका। इतने में नासिर कमरे में दाखिल हुआ। वो तौलिए से गीले बाल खुश्क कर रहा था। यकीनन नहा कर आया था वो। इस हवेली का एक बहुत बड़ा मसला ये था कि किसी कमरे के साथ भी अटैच बाथरूम नहीं था। वो शनाया को देखकर कुछ चौंका और फिर संभलता हुआ ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। शनाया ने भी नासिर को देखते ही जाना चाहा, तभी आमना बोली, रुको शनाया। और फिर नासिर से मुखातिब हुई। इसको फ़ोन चाहिए था। पता नहीं क्यों उठाकर फिर रख दिया है। नासिर ने कंखा करते हुए बात सुनी और फिर उठाकर स्क्रीन रोशन की। पासवर्ड डायल किया और पलटकर शनाया की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया, जो उसने खामोशी से पकड़ लिया। मैं बीबू जी से ज़रा मिल लूँ, तुम खाना लगा दो। वो आमना से मुखातिब होकर कमरे से चला गया।
तुम आराम से बात कर लो, मैं खाना गर्म कर लूँ। आमना ने इस्त्री का स्विच ऑफ किया और शनाया को कंधे से थपक कर कमरे से चली गई। शनाया ने हाथ में पकड़े फोन की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग बदला, आंखों में कहर उमड़ आया। उसे बाकर सामान से बहुत से सवालों के जवाब लेने थे। पिछले 2 दिन की पल पल की अजियत का हिसाब करना था। निकला था उस उम्मीद से कि कर लूं तुम्हें तलाश, तुमने तो उम्र भर का मुसाफिर बना दिया। सनाया ने कई बार कॉल मिलाई मगर नतीजा वही निकला जो सुबह से अब तक निकल रहा था। बाकर जमान का नंबर मुसलसल ऑफ। बाकर जमान का नंबर यूं मुसलसल ऑफ होना खैर की अलामत नहीं थी। हैरानी, ताज्जुब की बात थी। ये मुमकिन नहीं था उसका नंबर यूं ऑफ रहता। कुछ गड़बड़ तो थी, या बुआ जानबूझकर सोचे समझे प्लान के तहत गड़बड़ की जा रही थी ताकि शनाया को अजियत दी जा सके। शनाया के अंदर एकदम बेचैनी की करवटें बदलने लगी। वो कमरे में टहलने लगी। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। ये उसे गवारा नहीं था। अगले ही पल उसने कुछ सोचकर एक नंबर डायल किया। फोन कान से लगाया, लब काटे। बाकर सामान से बात करवाओ फौरन। कॉल अटेंड होते ही वो तहकुम से बोली, सर तो ऑफिस में नहीं है। आप कौन बात? कब तक आएंगे वापस तुम्हारे सर? शनाया ने टोक कर पूछा। लहजा सख्त थी, आंखें आग बरसा रही थी। जो भी सामने आता आंखों से ही जलाकर रख देती। ये तो नहीं कंफर्म कब आएंगे? आप कौन? माहिर ने धीरे से दोबारा इस्तफसार किया। उसे अंदाजा था मुकाबिल कौन हो सकती है, मगर वो नाम जानकर शक व यकीन में बदलना चाहती थी। जब वापस आए बता देना उसे कि शनाया की कॉल थी। मुझे कॉल बैक करे। मुझे कॉल बैक करे। शनाया ने जुमला दोहराया ताकि वजन पैदा कर सके और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने आज भी किसी लिहाज के बगैर बात की थी, सीधा बाकर जमान का नाम लेकर, हमेशा की तरह। फोन मेज पर रखकर शनाया कमरे से निकल गई। उसे बाकर जमान की कॉल बैक करने का इंतजार करना था। अब एक नई चीज उसका इन जिंदगी में इजाफा हुआ था, और वो था इंतजार। मगर उसके इंतजार में उम्मीद का दिया अभी रोशन था। बेचैन मुस्तरब निगाहों में आस बाकी थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये इंतजार की घड़ियां लम्हों की कैद से निकलकर दिनों और महीनों में फैलने वाली थी। वो धूप में खड़ा ज़ेरे तमीर इमारत का जायज़ा ले रहा था, जो न्यू होटल की इमारत थी और तैयारी के आखिरी मराहिल में थी। ठेकेदार उसे सारी मालूमात से आगाह कर रहा था। मजदूर काम में मगन गाहे-बगाहे हाथ के इशारे से सलाम कर रहे थे और वो जवाबन मुस्कुराकर हाथ खड़ा करके और सर की जुम्बिश से सलाम का जवाब दे रहा था। वो पसीने से भीग रहा था। कोहनियों तक ग्रे शर्ट के आस्तीन फोल्ड कर रखे थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मज़दूर को मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए, और मैं चाहता हूँ कि इस फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती से अमल दरामद हो। बाकर ज़मान ने करीब खड़े ठेकेदार को मुखातिब करके कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। वो जवाबन बोला, और मुतमईन से बाकर ज़मान ने अगले ही पल रिस्ट वॉच पे निगाह डाली और कहा, जुमा पढ़ना है, टाइम होने वाला है, चलना चाहिए। ये कहकर उसने करीब खड़े लोगों से अलविदाई मुसाफा किया, चलकर गाड़ी में आ बैठा। ड्राइवर ने गाड़ी जंद से आगे बढ़ा दी और पीछे गार्ड्स भी चल पड़े। जुमा पढ़ने के लिए रास्ते में ही मस्जिद के करीब गाड़ी रोकी। बाकर जमान उतरा और मस्जिद में दाखिल हो गया। पीछे सदीकी साहब और ड्राइवर भी चल पड़े थे, क्योंकि यही था फलाह का रास्ता। आज नहीं तो कल ये बात सारे पिंड में फैल जाएगी। फिर जितने मुंह उतनी बातें। किस किस को सफाई देते फिरेंगे, और कौन यकीन करेगा कि किसी मजबूरी में बाकर ज़मान ने ब्याह किया है। सारे यही करेंगे कि ज़रूर कोई आयशा में खराबी होगी। मेरी बच्ची ख्वाम-ख्वाह रुसवा हो जाएगी। नफीसा ने तहम्मुल से रवानी में बात मुकम्मल की। बीबो जी और गुलजार अहमद आराम से बात सुनते रहे। बीबो जी ने नफीसा और गुलजार अहमद को बुलवाया था ताकि इस मसले का कोई हल निकाल सके। लोगों की ज़बानें बंद करने का एक ही हल है अब, जिससे हमको किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। क्या हल है बीबो जी? गुलजार अहमद ने मुतजस्सिस होकर पूछा और कुर्सी पर जरा आगे को सिरका। व्याह। बीबो जी ने गहरी सांस ली और दोबारा गोया हुई। जिस तरह पहले हमने फैसला किया था, इस फैसले पर अमल करने का वक्त आ गया है गुलजार अहमद। व्याह की तैयारी करो। हम बाकर जमान और आयशा, असबा और जुहेब की। बीबो जी की बात अधूरी रह गई। इतने में नफीसा बोल पड़ी। माफ करना बीबो जी, पर इस तरह अब ब्याह नहीं होना जब तक वो लड़की बाकर जमान की जिंदगी में है। तब तक आयशा का बाकर जमान से रिश्ता नहीं जुड़ सकता। पहले बाकर जमान उसको तलाक दे, फिर होगा निकाह। नफीसा की आवाज जरा ऊंची।
लहजा रूखा था, जिस पर गुलजार अहमद ने खफकी से निगाहें उठाईं और टोका, ये क्या तरीका है बीबू जी से बात करने का? बोलने दे। ना रो गुलजार अहमद, सुनने के वास्ते ही इसको बुलाया है। ये माँ है, इसका हक बनता है। बीबू जी के कहने पर गुलजार अहमद चुप हो गया। बीबू जी, आप जितनी जल्दी उसको तलाक दिलवाओगी, उतनी ही जल्दी ब्याह होंगे। इस बार नफीसा का लहजा कदरे नर्म था। बार बार तलाक का नाम ना ले नफीसा। बीबू जी ने आंखें मीच कर टोका और मजीद पूछा, अगर ये मुमकिन ना हो सके तो फिर भूल जाओ आयशा के ब्याह को, और जब तक आयशा का रिश्ता ना हो जाए, ज़ुहैब के ब्याह का जिक्र भी नहीं होगा। उसने हतमी फैसला सुनाया। गुलजार अहमद बेआराम सा हुआ और बोला, मतलब क्या है इस बात का? इस सवाल का जवाब नफीसा ने नहीं दिया। उठी और आंधी तूफान की तरह कमरे से निकली। सामने शॉक्ड खड़ी असबा को कंधा मार के आगे गुजरती चली गई। रिश्तों की डोर सुलझाने की कोशिश में मजीद उलझ गई थी। बीबी और गुलजार अहमद खामोश थे। शायद लफ्ज खत्म हो गए थे या बेमायनी हो गए थे। और खासकर गुलजार अहमद की चुप इस बात का इशारा ज़रूर थी कि वो भी शनाया को तलाक दिलवाना चाहते थे। और दूसरी तरफ शनाया को इल्म ही नहीं था कि उसकी लाइल्मी में क्या-क्या फैसले किए जा रहे थे। कुछ मामलात में लाइल्मी बाज़ दफ़ा किसी नेमत से कम नहीं होती। अस्मा गुस्से से पागल हो रही थी। वो हर चीज़ तहस-नहस करने के दर पे थी। शिद्दत गम, गुस्सा और बेयकीनी से उसका चेहरा सुर्ख पड़ा था। नफीसा का जुमला उसके ज़हन के नाज़ुक दिल पर चीथड़े नाज़ुक पर्दे के चीथड़े उड़ा रहा था। ज़ुहैब के ब्याह का ज़िक्र भी नहीं होगा। एक खौफ किसी कैफ़ियत उस पर हावी थी। ज़ुहैब को खो देने का खौफ, उसके दूर हो जाने का खौफ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ुहैब मुझसे दूर नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। उसने पुख्ता इरादा किया, खुद को कदरे संभाला। दोनों हाथों से चेहरा साफ किया और अगले ही पल तूफान बनकर कमरे से निकली। सेहन अबूर किया। आमना की निगाहों ने उसका पीछा किया। उसे असबा की चाल खतरनाक लगी थी और वो भी पीछे चल दी। असबा छत पर पहुंची। देखा तो शनाया वॉशरूम की तरफ से आ रही थी। असबा ने उसके आगे आने का इंतजार नहीं किया। खुद उसकी जानिब बढ़ी और करीब पहुंचते ही उसे संभलने का मौका दिए बगैर जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। और उसी पल उसे संभलने का मौका दिए बिना बाजू से पकड़ा और सीढ़ियों की जानिब जोर से धक्का दिया। और आगे से गिरती शनाया को आमना ने थाम लिया, वरना उसने मुंह के बल गिरना था। आमना को अंदाजा था असबा के इरादों का, इसीलिए पीछे आई थी। पागल हो गई हो असबा, कुछ होश करो। आमना ने सख्त लहजे में छिड़का। हाँ, हो गई हूँ पागल, बस। या और कुछ सुनना है? उसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से सब बर्बाद हो रहा है। रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों आई हो हमारी जिंदगियों में? क्यों? अस्मा गुस्से में जलती-बलती शनाया की तरफ लपकी तो आगे आमना आ गई। उसने शनाया का हाथ थाम रखा था। उसकी ढाल बनी खड़ी थी। इसलिए शनाया चुप खड़ी थी, मगर ज़ब्त की आखिरी हद पर थी। उसका चेहरा जर्द, होंठ गुस्से से लरस रहे थे। आंखों में जलती आग से वो अस्मा को जला देने के दर पे थी। कैसे बात कर रही हो तुम? शर्म लिहाज बिल्कुल भूल गई हो। आमना ने उसे सख्ती से टोका, मगर वो नहीं टली। एक और लफ्ज़ी वार किया। जो रात के अंधेरे में दूसरों के घर नकब लगाए, इनसे ऐसे ही बात की जाती है। और शर्म लिहाज की पुड़ियां इसको ला दे भाभी, मुझे जरूरत नहीं इसको। जाओ यहाँ से अस्पा, नीचे जाओ। आमना ने एक और कोशिश की। चली जाओ हमारी जिंदगी से, वरना जान से मार दूंगी। उंगली उठाकर अस्पा ने वॉर्न किया और गुस्से से पांव पटकती सीढ़ियों के सीने उतरने लगी। तुम अंदर जाओ, पीपू जी इसको समझा लेंगी। बेजा लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है इसको। आमना ने बेहद नरमी से कहा और शनाया कमरे की जानिब चल दी। इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। एक नई दुनिया से उसका वास्ता पड़ा था। ऐसी दुनिया जिसके असूल और ज़वाबित बिल्कुल ही शनाया की दुनिया से अलग थे। उसे अंदाज़ा जो न था कि बाखर ज़मान के साथ की ज़िद उसके लिए यूं ज़िल्लत का बायस बनेगी। और अभी तो ये शायद आगाज़ था। सर्वर शनाया मैम की कॉल आई थी। माहिर ने धीरे से बताया। बाखर ज़मान कुछ देर पहले ही साइड से लौटा था। कॉल बैक करने क्या कह रही थी? कर लीजिएगा सर। बाकर ज़मान ने महज़ हंकार पर ही इत्तेफ़ा किया और कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद गोया हुआ। एक कप कॉफ़ी भिजवा दें। ये सुनकर माहीन ने ओके सर कहा और चली गई। उसके जाते ही बाकर ज़मान ने मेज़ पर रखे हाथ की मुट्ठी भींचने और अंगूठे से उँगली को मसलने लगा। शनाया का ज़िक्र इसे गवारा नहीं था और उसकी आफ़त तक रसाई हरगिज़ मंज़ूर नहीं थी। उसे कुछ सोचना था। अगले ही पल उसने पीछे होकर सर की कुर्सी से टेक लगाया और आँखें चंद साँतें सोचने वाले अंदाज़ में छोटी किए रखी और फिर हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम उठा लिया।
उसने यकीनन हल सोच लिया था। वो हर तरह से शनाया की रसाई से बाहर रहना चाहता था और शनाया उस तक रसाई की तमन्ना में खुद को खोने जा रही थी। दिन ढलकर रात की तारीकी में बदला तो हर तरफ अंधेरा फैल गया। नकी हवेली भी रोशन हो गई। सबने खाना खा लिया था। डाइनिंग मेज पर मौजूद तनाव भरा ही रहा था। सर्द मोहरी की चादर में सारे रिश्ते छुपते चले जा रहे थे। ऐसे में बीबू जी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो इस वक्त ईशा की नमाज पढ़कर मसल्ले पर ही बैठी थी। तस्बीह के दाने खुद ही गिरते चले जा रहे थे। बीबू जी की आंखें बेख्तियार किसी किसी कैफियत में नम थीं। चेहरे पर अजीब सा तरीके का साया नुमाया था। परेशानियों से बीबू जी का रिश्ता तो बहुत पुराना था, मगर फिलहाल उनकी परेशानी उदासी की वजह असफा का रवैया था। असबा का शनाया को थप्पड़ मारना, उससे बदतमीजी करना। आमना ने सारी बात बीबू जी को बता दी थी और फिर बीबू जी ने असबा को अपने पास बुलवाया था समझाने के लिए। असबा, मुझको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत दिल दुखाया है तुमने मेरा। हंसी मजाक शरारतों तक तो सही था, पर इस हद तक जाना नहीं असबा। ठीक नहीं किया तुमने। उस पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? वो तुमको नहीं पसंद तो छोड़ देना उसको। उसके हाल पे तुम उसको इज्जत नहीं दे सकती ना? ना दे। फिर उसको बेइज्जत करने का हक भी मैं तुमको नहीं दे सकती। बीबू जी ने अपने मुनफरद अंदाज में उसे समझाने की कोशिश की। उसे गलती का एहसास भी दिलाना चाहा। गलती का एहसास हो जाना इस्लाह की तरफ पहला कदम होता है। करूंगी बेइज्जत, हाथ भी उठाऊंगी, जरूरत पड़ी तो जान से मार दूंगी। हस्पा, बीबू जी ने सख्ती से टोका। वो जो मुंह में आया जहरखंद लहजे में बोले जा रही थी। ये की है मैंने तेरी तरबियत? ये इखलाक सिखाए हैं तुमको? बीबू जी को उसके लहजे पर हैरत का शदीद झटका लगा था। देख हस्पा, बीबू जी ने लहजा नरम किया और मजीद बोली। उसको यहाँ बाकर जमान ने भेजा है। वो नकाह में है बा। बीबू जी का जुमला अधूरा रह गया। वो यहाँ नहीं रह सकती। रहेगी तो मरेगी। बता रही हूँ मैं आपको। हस्बा का अंदाज हतमी था। लहजा दो टोक। लगाम डाल अपनी ज़ुबान को अस्पा। उसे सख्ती से टोका और मजीद कहा, मेरे सब्र को ना आजमा। जा माफ़ी मांग उससे। इतनी कर्म ज़र्फ़ी अच्छी नहीं होती। माफ़ी? अस्पा ने ये लफ्ज़ दोहराया और इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसी और अगले ही पल बोली ज़रा ऊंची आवाज़ में, कभी नहीं। और फिर वहां रुकी नहीं, उसी हमें कमरे से निकली। दरवाज़ा भी ज़ोर से बंद किया। अस्पा की इस बदतमीज़ी, हठधर्मी और बदज़बानी पर बीबू जी का दिल दहल गया। वो मज़ीद अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह सकी। वहीं कुर्सी पर बैठती चली गई थी। किसी अपने का अचानक अनजान रूप सामने आ जाए तो इंसान सरतपा लरस जाता है और किसी खिज़ां के पत्ते की तरह एक पल से पहले टूट कर बिखर जाता है। अच्छे माहौल और नेक तरबियत से कभी-कभार इंसान की अपनी फितरत जीत जाती है और उसकी फितरत का रंग बाज़-औक़ात इतना स्याह होता है कि सामने वाला बस आप भरकर रह जाता है। और यहाँ भी बीबू जी की तरबियत हार रही थी। असबा की फितरत जीत रही थी, जिसका रंग हरगिज़ खुशनुमा नहीं था, बदनुमा था। वो ज़ुहैब के लिए हर रिश्ते से टक्कर ले रही थी, ये जाने बगैर कि वो उसके साथ मुखलिस था भी या नहीं। खुली खिड़की से चांद की दूधिया चांदनी ने झांक कर देखा तो दिल गिरफ्तार हो गई। वो ऊंधे मुंह पलंग पर पड़ी थी, खाली ज़हन से। वो शाम को खाना खाने नीचे नहीं गई थी और ना ही किसी ने ऊपर आकर उसकी खबर ली थी। क्या इतनी बेवकूफ़ थी वो? उसने नहीं मालूम किया कि वो क्या वक्त हो गया था, रात का कौन सा पहर था। जब अचानक दरवाज़ा खुला और बल्ब ने कमरा रोशन किया तो वॉल क्लॉक ने टाइम ज़ाहिर किया। वो जहाँ घंटों की निशानदही करने वाली सुई 10 के करीब-करीब दिखाई दी थी। शनाया ने मुँह ऊपर नहीं उठाया, ना देखा, कौन आया था, किसने बल्ब ऑन किया। वो वहीं बेखबर से पड़ी रही। उठो, खाना खा लो। शनाया नहीं हिली। शनाया उठ जा, खाना खा ले। आमना ने दोबारा मुखातिब किया। खाना पलंग पर रखा और शनाया को झुककर बाजू से हिलाया और वो उसी पल पकड़कर ऊंचा ऊपर खींचा। वो बिना कुछ भी बोले बिना हल्की सी मज़ाहमत भी किए उठकर बैठ गई। उसका चेहरा बेरौनक था, शिकस्तापन आया था। उसने खाने की तरफ खास ध्यान नहीं दिया। तभी आमना बोली, इतनी जल्दी हार गई? तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि इतनी जल्दी हार सकती हो। हार गई हो या हार मान ली है तुमने? क्या मतलब? शनाया ने सवालिया अंदाज अपनाया और पलंग की टेक छोड़ी। हारने और हार मानने में बड़ा फर्क होता है शनाया। और बीबू जी कहती हैं, अगर इंसान खुद ना हार माने तो कोई दूसरा उसे हरा नहीं सकता। और मुझे भी उसकी बात सही लगती है। शनाया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, हनूस खामोश रही। वो तो बाकर सामान से शादी करके जीत का झंडा लहरा चुकी थी। अब ये नया मार्का क्या था, जिसका सबक उसे आमना पढ़ा रही थी? बीए के सिलेबस में एक नावल था,
ओल्ड मैन इन द सी। उसका मेन कैरेक्टर था सेंटियागो, माहीगीर। माहीगीर था वो। वो कहता था, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफेंडेड। शनाया को इस जुमले पर हैरत का शदीद झटका लगा था। ताज्जुब ने उसके हवासों को जकड़ा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इंग्लिश वर्ड आमना ने बोले थे। वो तो आमना को अनपढ़ समझ रही थी। वो फटी-फटी निगाहों से आमना को देखने लगी। ये इंकशाफ उससे पल भर को साकत कर गया था। सारा नावल तो नहीं पढ़ा, पर याद याद पर पता नहीं इस लाइन को मेरे दिमाग ने पकड़ लिया, पर कभी भूली नहीं। कितना पढ़ी हैं आप? शनाया ने सारी बात को छोड़कर सिर्फ एक सवाल किया। टिल ग्रेजुएशन, आमना ने जानबूझकर फखरी अंदाज में अंग्रेजी में बताया। शनाया मुस्कुरा दी। तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, मुस्कुराया करो। उसे मुस्कुराता देखकर आमना ने खाना आगे रखा और आईब्रो से खाने का इशारा किया। जितना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मुतालिक अंदाजा लगा पाई हूँ, यही समझ सकी हूँ कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुमने करना क्या है। यहाँ रहना है, जाना है, रहना है तो कैसे रहना है? मेरी मानो तो पहले खुद कोई फैसला करो और इस फैसले पर अमल करने का भी फैसला करो। आमना ने बेहद आराम से बात समझाई। शनाया ने खामोशी से गौर से सुनी और कहा, यस यू आर राइट। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। शनाया का लहजा बिखरा सा था। आप ये बताएं, असबाह को मुझसे क्या दुश्मनी है? होनी तो आयशा को चाहिए। शनाया अगले ही पल सवाल किया और खाना खाने लगी। दुश्मनी? आमना ने लफ्ज दोहराया और फिर मजीद बोली, अगर कोई मुसाफिर मिन्नतों मुरादों के बाद मंजिल के करीब पहुंचे और उसके सारे ख्वाब पूरे होने वाले हों और अचानक कोई दरमियान में आ जाए, सारा मंजर बदल जाए, उसके ख्वाब टूटने लगे, मंजिल छिन जाए तो वो क्या करेगा? होश को बैठेगा। शनाया ने धीरे से मुख्तसरन कहा। और दरमियान में आने वाले का क्या हशर करेगा? आमना ने मजीद पूछा। जान से मार देगा। इसलिए वो तुम्हें मारना चाहती है। आमना ने साफ लफ्जों में कहा। शनाया कुछ नासमझी से चौंकी। मुझे क्यों? हल्के से तबस्सुम ने उसके खुश्क लबों को छुआ। क्योंकि तुम उसके ख्वाबों के दरमियान आ गई हो। शनाया इन लफ्जों पर हैरान हुई। उसके आने से असबा के ख्वाबों का क्या ताल्लुक? कुछ अरसा पहले बीबू जी ने असबा का ज़ुहैब से रिश्ता तय किया था और बाकर ज़मान का आयशा से। आयशा को तो नहीं पता, पर असबा ज़ुहैब से दिल लगा बैठी है और वो बिल्कुल भी उसे खोना नहीं चाहती। अब तुम्हारे आने की वजह से हालात बदल गए हैं। वो ज़ुहैब को खोने के डर से होश खो बैठी है। वो चाहती है तुम यहाँ से चली जाओ ताकि उसका और ज़ुहैब का रिश्ता बच जाए। ये सुनकर शनाया के नवाला चबाने की रफ्तार सुस्त पड़ी। धीरे-धीरे मुँह हिलाने लगी जैसे नवाला निगला न जा रहा हो। तो क्या मुझे चले जाना चाहिए? जाने किस ख्याल के तहत शनाया ने अचानक पूछा। आमना नहीं चौंकी, ना हैरत का इजहार किया, नॉर्मल रही। अगर तुमने जाना ही है तो फिर बेहतर है अभी चली जाओ। रुकना है तो खुद को इतना मजबूत करो कि सामने वाले को अपनी ताकत पर शक होने लगे। और शक हर चीज को कमजोर करके खत्म कर देता है। कोई माने या ना माने, बाकर जमान है तो तुम्हारा। उसका जुमला अधूरा रह गया। बहुत गहरी बातें करती हैं आप। कहाँ से सीखती हैं? शनाया ने बात टोक कर पूछा, चेहरे पर जबकरन मुस्कुराहट सजाई। उसने बाकर जबान के जिक्र को खत्म करना चाहा था। वो नहीं चाहती थी बात से बात निकले और दूर तक चली जाए। अगर आमना कुछ पूछती तो वो क्या बताती? सवाए जिल्लत शर्मिंदगी के क्या था उसके पास? ज्यादा तो बीबू जी की संगत का रंग चढ़ा है और कुछ मेहरबानियां जिंदगी की भी है। आमना खड़ी हो गई। उसे जाना था। झुककर ट्रे उठाई, पानी का जग उठाने लगी तो शनाया ने कहा, ये रहने दे। पीना है मुझे। खाने के साथ पानी पीने की आदत नहीं। पता नहीं ये आदत अच्छी है या बुरी। कहते तो हैं खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, वरना पेट बड़ा हो जाता है। खाने के आधे घंटे बाद पीना चाहिए। पर मुझसे सूखी रोटी नहीं खाई जाती। हिचकी शुरू हो जाती है। आमना ने मुस्कुराकर कहा। जग वहीं पड़ा रहने दिया और जाने लगी। थोड़ा चलकर खुद ही रुकी। मुड़कर शनाया की तरफ देखा और कहा, ये कोसरी है ना? उसे जरा एहतियात करना। नफीसा चाची की जासूस है। आखिरी जुमला हंसकर अदा किया और चली गई। शनाया बाद में भी मुस्कुराती रही थी। वो अगले ही पर पलंग से उठी और कमरे से बाहर आ गई। उसे खाने के बाद वॉक की आदत थी। हाथों को बदलना आसान नहीं होता। अगले दिन की रोशन सुबह ने हर चीज को मुनव्वर कर दिया था। लोग रूटीन के कामों में लग गए थे। डॉक्टर्स, मरीज, अस्पतालों की जानिब, उस्ताद, स्टूडेंट्स, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की तरफ, नौकरी पेशावर अफराद दफ्तरों की तरफ रवां थे। लाहौर की शहराओं पर मामूल से हटकर रश दिखाई दे रहा था। ऐसे में बाकर जमान के ऑफिस में भी सारा स्टाफ पहुंच चुका था, मगर आज काम सब खिलाफे मामूल कर रहे थे। किसी ने भी डिसिप्लिन का कोई ख्याल नहीं रखा था।
सब वर्कर्स दबी दबी पुरजोश सरगोशियों में मशगूल थे। कई अपने केबिन्स छोड़कर दूसरों के काउंटर्स पर कोहनियां टकाए खड़े थे। सभी बाकर जमान की शादी पर भरपूर रोशनी डाल रहे थे। कई हैरान थे, कुछ ताज्जुब का शिकार थे, कुछ ये बेयकीनी के आलम में थे। शनाया के रवैये को वो अच्छी तरह जानते थे। सबकी हैरानी की वजह भी यही थी कि बाकर जमान ने उससे शादी कर ली थी। वो मगरूर, अनापरस्त लड़की। बाकर जमान की शादी को ना सिर्फ ऑफिस में बल्कि बड़े-बड़े बिजनेसमैन, ताजर, कई आला ओहदेदार भी डिस्कस कर रहे थे। उसकी यूं खामोशी से शादी करने पर सब हैरान थे। कुछ कंफ्यूज थे, कुछ इसको बाकर जमान की चाल समझ रहे थे। कुछ का ख्याल था कि बाकर जमान ने खास व आम की तवज्जो हासिल करने के लिए स्टंट मारा है। सब अपनी-अपनी अकल के घोड़े घोड़े दौड़ा रहे थे और असल हकीकत से लाइल्म। सब बिला वजह के गुमान बांध रहे थे। बज़ाहिर खामोश बैठी माहीन के अंदर शनाया का लहजा अभी गूंज रहा था और बाका सामान का बेहद सर्द स्पाट अंदाज भी। वो बुरी तरह उलझी बैठी थी, सोचों में गुम। जिस खोज में वो थी, हालांकि ये उसका काम नहीं था। उसका काम वो था जिसे फिलहाल वो इग्नोर किए अपने ध्यान में गुम थी। अगले ही पल लिफ्ट से निकलकर अचानक बाकर सामान ने अंदर कदम रखा। उसे देखते ही सारे वर्कर्स ने बुखलाकर अपने अपने कैबिन संभाले और तेजी से धड़कते दिलों के साथ कैबिन्स में खड़े रहे। आज वो सलाम करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। लब ऐसे एक दूसरे में पेवस्त थे जैसे किसी ने गोंद से चिपका दिए थे। वो कोशिश के बावजूद लबों को हिला नहीं सके थे, बस निगाहें झुका गए थे। माहीन, जिसने उड़ी रंगत के साथ जबरन कदरे मुस्कुराने की कोशिश की और बमुश्किल गुड मॉर्निंग कह सकी थी, अब अचानक उसे ऑफिस की बेतरतीब माहौल का पता चला था और वो बेहद परेशान हो गई थी। वो सारे माहौल और वर्कर्स के शर्मिंदा चेहरों से बेनियाज आगे बढ़ता अपने कमरे में आ गया था और सब वर्कर्स ने एक उचटती निगाह एक दूसरे पर डाली और बैठकर काम में मगन हो गए थे। बाकर जमान ने फोन मेज पर रखा और कोट उतारकर कुर्सी की पुश्त पर डाला और कुर्सी जरा पीछे सरकाकर बैठ गया। बैठते ही इंटरकॉम उठाया, कुछ एक मखसूस बटन दबाकर कान से लगाए। जरा अंदर आए, ये कहकर इंतकाम वापस रखा और लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हो गया। इतने में दरवाजा नॉक हुआ। बाकर जमान के यस कहने पर दरवाजा दफतन खुला। माहीन अंदर आई। उसकी चाल में लड़खड़ाहट, चेहरा झुका हुआ और खौफ की लहर का साया था। आज वर्कर्स ने डिसिप्लिन का ख्याल नहीं किया, वो भी माहीन की मौजूदगी में। जब वो भारी कदम उठाती मेज के करीब पहुंची तो बाकर जमान ने हाथ से कुर्सी की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब था बैठ जाए। वो इशारा समझते हुए बैठ गई और बाकर जमान के बोलने का इंतजार करने लगी। आई थिंक आपको कुछ दिनों की लीव की जरूरत है, मिस माहीन। मसरूफ से अंदाज में बाकर जमान ने कहा तो माहीन चौंक पड़ी और अगले ही पल पूछा, लीव किस लिए सर? रेस्ट के लिए, दो टोक कहा, निगाहें लैपटॉप पर जमाए। वो कुछ जुज्ब सी होगी। मैं ठीक हूँ सर, रेस्ट की जरूरत नहीं। हम्म, ठीक नहीं हो। अगर ठीक होती तो ये सब ना होता जो कुछ देर पहले हो रहा था। अब वो बाकायदा माहीन की तरफ देखकर बात कर रहा था। माहीन निगाहें न मिला सकी, खुद साख्ता झुका गई थी। बाकर सामान का इशारा वर्कर्स के डिसिप्लिन की तरफ था। बजाय सारे स्टाफ को लाइन में खड़ा करके डांटने, चीखने, चिल्लाने के, उसने माहीन को बुलवाया था और उसे दबले लफ्जों में गलती का एहसास दिलाया था। बल्कि बस हल्का सा इशारा दिया था और वो सारी बात समझ गई थी। उसका काम था स्टाफ को संभालना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करना, उनसे सही से काम लेना, उनसे असूल ज़वाबित को फॉलो करवाना, वक्त का, डिसिप्लिन का पाबंद करवाना, कोऑर्डिनेशन कायम रखना। ये सारी जिम्मेदारी माहीन की थी। इसीलिए उसे चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा दिया गया था और ओहदे से रिलेटेड सारे इख्तियार और पावर्स भी दी गई थी ताकि बवक्त ज़रूरत वो स्टाफ के किसी भी मेंबर का मुनासिब फैसला कर सके। वो बहुत मेहनती और काबिल एतबार लड़की थी। बाकर ज़मान को इस पर बहुत एतमाद था, तभी तो पीएस के काम भी वो करती थी। सॉरी सर, उसने माज़रत की और मज़ीद गोया हुई। एक्चुअली सर, वो आपकी शादी। इस बात पर बाकर ज़मान का कीबोर्ड पर चलता हाथ पल भर को थम गया। उसने मायने ख़ेज़ नज़रों से माहीन की तरफ देखा और पूछा, मेरी शादी? क्या? वो ट्रीट का कह रहे थे कि सर ने शादी की और ट्रीट नहीं दी। माही ने दीदा-दिलीरी से झूठ बोला ताकि बात को संभाल सके। नेक्स्ट टाइम ऑफिस के डिसिप्लिन का ख्याल करना है। ये सियासी तबसरे ऑफिस टाइमिंग के बाद। ओके मिस माहीन? बाकर ज़मान धीमे मगर पुरते तपिश लहजे में बोला। मैं सर वो फंसी-फंसी आवाज़ उसकी खुश्क पड़ते हलक से निकली। ये काफ़ी भिजवा दे। बाकर ज़मान ने टोकर कहा और निगाहें वापस लैपटॉप पर जमा दी। बाकर ज़मान के एक नए और मसरूफ दिन का आगाज़ हो गया था। ओके सर।
कहकर वो उठी और रूम से बाहर निकली। बाहर आकर गहरी गहरी सांस लेने लगी और अगले ही पल सब वर्कर्स पर एक तेज गरख्त निगाह डाली और वजह समझते हुए सब सर झुकाकर चले गए। बाखर ज़मान ऐसा ही था, दो टोक, मुख्तसर और बामायनी बात करने वाला। वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से भी गुरेज करता था, न ऊंची आवाज़ में बात करने का आदी। वो धीमे अंदाज में बात करता था, मगर उसकी गंभीर मर्दाना आवाज़ के धीमेपन की काट भी सामने वाले पर अपना असर छोड़ती थी। वो ऊंची आवाज़ में बात करने से ज़्यादा मजबूत, मुस्तहकम दलाइल को तरजीह देता था। ये उसकी एक इनफरादी और नुमायाँ खूबी थी। दखी हवेली में भी रूटीन के काम शुरू हो चुके थे। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। शम्मो ने बीबो जी के कमरे की सफाई की थी। पलंग की शीट और पर्दे बदलने के बाद वॉशिंग मशीन लगा रखी थी। आमना किचन समेट रही थी। एक और मुलाजमा उसके साथ ही वहीं चाय चाय बन रही थी। कोसरी इस वक्त दूसरे पोर्शन में थी और शाम को ही उधर आती थी। सारा दिन वहीं होती थी। वहां के काम निपटाती थी। नाश्ता हो चुका था। सुबह की रौनक मांद पड़ चुकी थी। बड़े से बरामदे में सब खवातीन बैठी थी। उनमें शनाया भी शामिल थी। वो रात की बनिस्बत अब काफी संभली हुई फ्रेश नजर आ रही थी। वहां मौजूद लोगों में अगर उसे कोई काटता निगाहों से देख रहा था तो वो अस्बा और नफीसा थी। आयशा बिल्कुल पुरसुकून बैठी थी, बेनियाज सी। शनाया की निगाह अचानक आयशा में उलझी। उसे आमना का कहा जुमला याद आया। बाकर जमान और आयशा का रिश्ता पक्का हुआ था। शनाया ने अगले ही पर सारे बेलगाम ख्यालों को एक शऊर की कोशिश से निगाह जहन से झटका और पूरा एतमाद होकर बैठ गई। ये सोचना भला उसका काम कहाँ था। कहते हैं कि इंसान को सोच समझ कर बोलना चाहिए। कुछ भी, किसी भी सूरत हाल में बोले, उससे उसकी नस्ल, खून और खानदान का पता चलता है। पर मैं ऐसा नहीं सोचती। बीबू जी की तरफ सबने तजस्सुस से देखा तो वो मजीद गोया हुई, अपने ठहरे हुए मुनफरिद अंदाज में। इंसान अपने लफ्ज़ों से खानदान या नस्ल का नहीं बल्कि अपनी फितरत, इखलाक और ज़र्फ़ का पता देता है। इस तफसीली बात पर असबा और नफीसा के चेहरों का रंग फक से उड़ा। ये अल्फाज जैसे तीर की तरह उन्हें सीधे लगे थे। उन्हें लगा ये बात बीबू जी उन दोनों को ही सुना रही थी, क्योंकि आजकल ज़बान जो उन दोनों की ज़्यादा ही चल रही थी और जोर भी उनके मन में ही था। शरय ने बड़े गौर से बीबू जी की बात सुनी थी। वो ना चाहते हुए भी उनके साथ में अटक सी जाती थी। आप सही कह रही हैं बीबू जी। आई होप कि आपकी बात सबको समझ आ गई हो। शनाया ने मुस्कुराकर कहा। लहजा नॉर्मल था मगर निशाना असबा ही थी। इसका थप्पड़ शनाया भूली नहीं थी। तुमने मेरे सवाल का जवाब सोचा लड़की? बीबू जी शनाया से मुखातिब हुई। उसकी मुस्कुराहट पल में सिमट गई। कोई जवाब न बन पड़ा। लब होंठों पर फिरे। नफीसा और असबाब भी मुतवज्जो हुई। इतना में आमना चाय लेकर आ गई। उसने ट्रे दरमियान में पड़ी मेज पर रखी और पलटने लगी तो शनाया बोली, मुझे भी चाय चाहिए आमना भाभी। लफ्ज़ भाभी पर असबाब सुलग गई। वो तो उसे निकालने के दर पर थी और वो नए नए रिश्ते बनाए जा रही थी। अच्छा आओ, वहीं मिलकर पी लेते हैं। ये सुनकर शनाया उठी और आमना के साथ चल पड़ी। फिर वक्त उसे बीबू जी की बातन शनास निगाहों से दूर होना था। न जाने क्यों बीबू जी का उसे देखना शनाया से देखा नहीं जाता था। कुछ नज़रों में ऐसे सवाल होते हैं जिनको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता और जवाब देने की हिम्मत भी नहीं होती। क्या हुआ? आमना ने किचन में आकर शनाया से पूछा। वो कुर्सी पर बैठ गई थी। उसका अंदाज पुरसोच था। आमना चाय बना रही थी। शनाया ने अचानक पूछा, क्या ज़ुहैब भी अस्मा से मोहब्बत करता है? पता नहीं, लेकिन अस्मा के रवैये को देखकर यही लगता है। कोई उम्मीद तो उसने दिलाई हुई है। आमना बात करते हुए मुड़ी और 2 कप चाय मेज़ पर रखे और वहीं मोड़े पर बैठकर पूछा, तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। शनाया ने सरसरी सा कहा और कप उठा लिया। कुछ वक्त खामोशी की नजर हुआ, फिर वो दोबारा गोया हुई। वैसे भाभी, आयशा को देखकर लगता तो नहीं कि इसे रिश्ता टूटने का कोई दुख या अफसोस है। शनाया के अल्फाज पर आमना भी कुछ ठटकी और फिर संभल कर लब वाक किए। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। आमना ने बेहद सरसरी सा जवाब दिया। ये ना बता सकी कि रिश्ता अभी टूटा नहीं था और शायद टूटना भी नहीं था। और नफीसा और असफा के इरादे तो बहुत खतरनाक थे। वो दोनों तो उसे तलाक दिलवाने के दर पे थी। ये कपड़े तुमने खुद लिए हैं? आमना ने मौजू गुफ्तगू बदल जानबूझकर बदला। खुद नहीं लिए, ये मेरे लिए लिए गए हैं। उसने धीरे से कहा और अंदाज बुझा सा था, यूं जैसे बताने में उसे तकलीफ हुई हो। बाकर जमान ने लिए होंगे यकीनन। बाकर जमान के नाम पर शनाया का दिल बेसाख्ता तेजी से धड़का, किसी और ही लय में। ऐसे पहले कभी नहीं धड़का था। उस बार उसे गुस्सा या नफरत महसूस नहीं हुई। आंख में नमी उतरी थी। दुख हुआ था शायद। क्या शनाया को दुख हो सकता था? कुछ दुख नजर नहीं आते मगर वो दुखते बहुत है। हाँ,
मुख्तसरन कहा और निगाहें इधर-उधर भटकाईं। आँखों में उतरा पानी अंदर उतारा, जो पानी नहीं, यकीनन आंसुओं की लहर थी। इस लहर का बज़ाहिर कोई वज़न नहीं होता मगर इनका बोझ उठाते हुए आँखों के नीचे स्याही फैल जाती थी। काफ़ी खुले-खुले से हैं, इकट्ठे करना, शमो फिटिंग करवा लेगी। ऐसे अच्छे नहीं लग रहे। आमना ने मशवरा दिया। अच्छा, कहकर शनाया ने सर को मुस्बत अंदाज में खम किया। इतने में शम्मो आ गई और वो दोनों चुप करके चाय पीने लगी मगर खामोशी का शोर शनाया की नसों में सरायत करता उससे हमकलाम हुआ और उसके जिस्म का रेशा-रेशा दर्द में मचलने लगा था।